हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, जो भी यूनानी रोमन लेखक हुए या जो भी विदेशी यात्रियों से हमको भारत के विषय में जानकारी मिलती है उन सभी के विषय में आज देखेंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है बस इन्हीं को पढ़ लीजिए, मोटा मोटा यहीं से पूछा जाएगा। बहुत हाई लेवल का इसमें नहीं पूछा जाता पेट में, और अगर अदर एग्जाम्स भी पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हर जगह पे काम आ सकता है। तो डेसियस क्या है? ईरान का राजवेद था ये, और इसने भारत के संबंध में बहुत ही आश्चर्यजनक विवरण दिया है अपनी कहानियों में। तो वो अविश्वसनीय है, मतलब उस पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत ही आश्चर्यजनक टाइप से लिखा हुआ है इनकी रचनाओं में। ठीक है, अब देखो हेरोडोटस, ये इंपॉर्टेंट है। हेरोडोटस इतिहास का पिता पूछ लेते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आप बताएंगे हेरोडोटस है। ठीक है, इनकी एक बुक है, इसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। ठीक है, कब लिखी गई थी? 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध के बारे में, क्योंकि ये ईरान के हैं। ठीक है, ये भी ईरान के थे और ये भी ईरान के हैं। ठीक है, इसलिए भारत फारस क्या है? ईरान को ही फारस कहा जाता था। ठीक है, उसका विवरण मिलता है इसमें। ठीक है, ये भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, मतलब जैसे किसी से पूछ के लिखी गई हो उस टाइप से लगता है इसको पढ़ने पर। ठीक है, अब देखो आगे, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, क्रटस, ठीक है, और ऑस्टियोबुलस, ठीक है, के विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय है। ठीक है, सिकंदर के साथ जो लेखक आए उनमें निरियाकस जो है ये इंपॉर्टेंट है, आनेसिक्रस्टस इंपॉर्टेंट है, और ऑस्टियोबुलस, ठीक है, यही आए ही तो यही इंपॉर्टेंट होंगे ही। ठीक है, इनके विवरण जो होते हैं वो मतलब अधिक प्रमाणित मिलते हैं, मतलब उन पर विश्वास कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है, कोई आश्चर्यजनक चीज़ें उन्होंने इतनी नहीं लिखी कि जिन पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, अब देखो मेगास्थनीज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेगास्थनीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना, इनकी पुस्तक। पूछ लेता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज कब आया था, किसके दरबार में आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जब ये इनसे युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने मतलब सेल्यूकस निकेटर हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तब इसने एक राजदूत भेजा था, और इसकी शायद बहन थी या बेटी, जिसका विवाह इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ करा दिया था। उसका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तब देख लेना, और जिसको भी आता हो तो नीचे बता सकता है। ठीक है, डाइमेकस है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, डाइमेकस ये याद कैसे करेंगे? देखो, डाई मीन्स मरना, मतलब वो वाला, अब ऐसे वाला डाई समझ लो। ठीक है, तो अंत कब होगा? डाई मतलब मरना। ठीक है, डाई का अर्थ अंत, तो आप डाइमेकस लिख के आएगा तो आप अंतियोकस समझ जाएंगे। ठीक है, तो डाइमेकस या सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो मौर्य युग के दो लोग हो गए, एक तो मेगास्थनीज, दूसरा डाइमेकस, और ये जो सिकंदर था ये भी इन्हीं के समकालीन था। ठीक है, अब देखो डाइमेकस हो गए, अब डायोनीसियस। ठीक है, डायोनीसियस और डाइमेकस, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। डाई माने तो याद कर लो मरना, मीन्स अंत हो जाएगा, तो अंतियोकस का ये राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार क्या था? बिंदुसार कौन था? मतलब बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का लड़का था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का जो है बिंदुसार हुआ, उसके बाद राजा। अब देखो बिंदुसार के बाद आ गया अशोक होते हैं। ठीक है, अब डायोनीसियस ये जो है मिस्र नरेश टॉलमी फेडल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। देखो, पहला राजदूत किसके दरबार में आता है? पहला राजदूत मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसके बाद डाइमेकस आता है उसके लड़के के दरबार में, मतलब बिंदुसार के दरबार में, और वो जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, फिर उसके बाद डायोनीसियस जो आता है वो बिंदुसार के लड़के अशोक के दरबार में आता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं सब लोग। ठीक है, डायोनीसियस ये टॉलमी नरेश फिडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, अब देखो टॉलमी कौन है? ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इसने लिखी है। ठीक है, 2री शताब्दी में आया था ये, 2री शताब्दी से रिलेटेड है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, केवल ये पूछ सकता है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये भी याद कर लेंगे। 2री सदी में आया था। ठीक है, और भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है पिलनी। ठीक है, ये कौन थे? और इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, कौन सी बुक है इनकी बुक है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो टालमी की बुक है भारत का भूगोल और पिलनी की बुक है नेचुरल हिस्ट्री।
पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस सी, ठीक है। यह पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, ऐसा माना जाता है। और उसने उसके विषय में, उस लेखक के बारे में इसमें कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए बता नहीं सकते कि किसने लिखी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चीनी यात्री फाहान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फाहान किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त जो है, ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त कई सारे हुए हैं, ठीक है। वो मौर्य था, ये यहाँ पे गुप्त वंश है, ठीक है। फाहान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके दरबार में आया था, ठीक है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश की जनता सुखी और समृद्ध थी और 14 वर्षों तक ये लगभग भारत में रहा, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा कि चीनी यात्री फाहान किस के दरबार में भारत आया था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त II के दरबार में। अब देखो संयुगन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनको छोड़ो। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, तो आप ऐसे याद रखेंगे। फाहान और ह्वेनसांग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसकी एक बुक है, कौन सी? CU की, ठीक है, ये बुक इंपॉर्टेंट है, CU की बुक लिखी है। और ये जो है क्या था, ह्वेनसांग जो है मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, इसलिए इसने नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया, ठीक है। नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए ये आया था यहाँ पर, ठीक है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। और सिंध का राजा शूद्र था, इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है, ठीक है। इसने बुद्ध को तो ये मानता ही था, साथ ही साथ शिव और सूर्य को भी मानता था। उसने प्रतिमाओं का उनका पूजन किया है, ठीक है। सिंध का राजा, इसने अपनी बुक में क्या लिखा है, किसको लिखा है? शूद्र था, ऐसा लिखा है, ठीक है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। इत्सिंग देख लो, ये इत्सिंग पूछा जाएगा किस सदी में आया था? तो 7वीं सदी में आया था। अभी देखा था टॉलमी जो है 2री सदी में आया था, ठीक है। और ये इत्सिंग किस में आया था? और टॉलमी की बुक कौन सी है? भारत का भूगोल। इत्सिंग 7वीं सदी में आया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का इसने वर्णन किया है, ठीक है। अब देखो अरबी लेखक, ये अभी तक यूनानी लेखक थे, ये अब अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन इंपॉर्टेंट है? अल-बरूनी कौन था? महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इसकी बुक है कौन सी? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। तहकीक हिंद मतलब भारत की खोज। हिंद किसको कहते हैं? भारत को कहते हैं। तो तहकीकात करना मीन्स खोज करना, तो भारत की खोज, ठीक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है या एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, इन सब के बारे में जानकारी हमको इससे मिलती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया भारत पे? पता है तो नीचे बताओ, ठीक है। और बुक इनकी कौन सी है? किताबुल हिंद बुक है, ठीक है, अल-बरूनी की। इब्न बतूता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता की बुक है रिहला, इसको याद रखेंगे। रिहला इनकी बुक है। और ये अरबी थे, अरबी पढ़ी रहे तो अल-बरूनी, इब्न बतूता 2 हो गए। और जो अल-बरूनी था उसकी बुक का नाम है किताबुल हिंद और महमूद गजनवी के साथ आया था। इब्न बतूता जो है ये भी अरबी यात्री था और ये रिहला इसकी बुक है। 14वीं सदी के उपमहाद्वीप के बारे में इसने मतलब इनके रचना से जानकारी मिलती है, ठीक है। अन्य लेखक देख लो, तारानाथ तिब्बती यात्री थे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे मार्को पोलो, ये तो आपको पता होगा, पांड्य देश की यात्रा के लिए आया था, ठीक है। मार्को पोलो, इसका नाम तो सुना होगा, ठीक है। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो बस। अब देखो, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा, जिसको वेशनगर विदिशा कहते थे, ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से लेख से मिलता है, ठीक है। सारनाथ स्तंभ लेख सुना है ना, अशोक का,
तो उसी टाइप से ये जो हमको भगवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। अब देखेंगे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिला है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। ये सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी इसमें उल्लेख है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, तो आपको बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे पहले हूण आक्रमण होने की जानकारी हमको भीतरी स्तंभलेख से मिलती है, और जो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण है ये हमको यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से पता चलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। ये शासक भानुगुप्त थे, ठीक है, उस समय, ये याद रखेंगे। तो हूणों का आक्रमण भीतरी स्तंभलेख, सती प्रथा एरण अभिलेख। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सबसे पुराना पुराण पढ़ा था हम लोगों ने मत्स्य पुराण, जिसमें आंध्र सातवाहन के बारे में है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरझोम से गार्तावास का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, गार्तावास मीन्स गड्ढा घर, ठीक है, नीचे जमीन में बना होगा, बुरझोम उसको कहते हैं। ठीक है, बुरझोम स्थल का नाम है। ठीक है, पूरा स्थल बुरझोम से गार्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आवा सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। ठीक है, कासार्पण कहा गया है। आहा सिक्के, प्राचीन सिक्के, आहा सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया है, तो यवन शासकों ने किया है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखेंगे। ठीक है, 2-3 बार पढ़िए। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। पूछा जाता है कि संगीत प्रेमी कौन सा शासक रहा या किसकी वीणा बजाते हुए सिक्के पर मूर्ति थी, तो समुद्रगुप्त की। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा सुवर्णभूत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जावा से स्थापित है, ये सब ध्यान नहीं रखना। ठीक है, इतना ही रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किससे है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और भागवत धर्म विकसित होने का पता किससे चलता है, तो हेलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभलेख से पता चलता है। हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से, सती प्रथा का एरण अभिलेख से। ठीक है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुरझोम से मिलते हैं। ठीक है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। नीचे जाओगे कैसे, गड्ढे में कूद के थोड़ी ना जाएंगे, सीढ़ी लगी, मतलब बनी हुई थी, मतलब जीने बने हुए थे। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे, आहा सिक्के कहते थे। इन्हें कासार्पण कहा गया। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, तो यवन शासकों ने किया है। वीणा बजाती हुई समुद्रगुप्त की प्रतिमा इन पर बनी हुई है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, किस शासक के समय में कौन सा अभिलेख था, ये अगर याद रख पाते तो याद रख लीजिए। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग राज खारवेल के समय लिखा गया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशियन II, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय। ठीक है, सब याद नहीं रख सकते तो प्रयाग स्तंभलेख याद रख लीजिए समुद्रगुप्त के समय, एहोल अभिलेख पुलकेशियन II के समय। ठीक है, मंदसौर वाला भी यशोवर्मन के समय। अब ये जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पे लिखा गया। एक जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में, ये जो है भीतरी और जूनागढ़ आएगा तो स्कंदगुप्त, अगर खाली जूनागढ़ आएगा तो आपको लगाना है रुद्रदामन। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख भी याद रखेंगे, कलिंग राज खारवेल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। अब इतना और देख लेंगे, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी थी, तो नागर शैली थी। जो मंदिर बनाए गए वो नागर शैली में बनाए गए। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में है। आपने देखा होगा कि पिरामिड नुमा होते हैं उधर साइड में मंदिर। ठीक है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा या वेसर शैली हुई। ठीक है, दक्षिणापथ के जो मंदिर हैं उनमें दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिला, तो उसे क्या कह दिया गया, उसे वेसर शैली कह दिया गया। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली, दक्षिण की द्रविड़ शैली और दोनों को मिला जुला रूप दक्षिणापथ के मंदिरों में वेसर शैली। ठीक है, तो 3 शैली नागर द्रविड़ वेसर। आपसे पूछ लेता है खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, पंचायतन शब्द
मंदिर रचना शैली से संबंधित है या हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। ठीक है, उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर होंगे। ठीक है, तो उसको पंचायतन शैली कहेंगे और बीच में एक मुख्य मंदिर होगा तो उसको पंचायतन शैली कहते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर, खजुराहो मंदिर देखो पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेगा किस शैली में बना हुआ है तो नागर, द्रविड़, वेसर और ऐसे ही पंचायतन शैली दिए रहेंगे तो आपको लगाना है कि पंचायतन शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर और गोंडेश्वर मंदिर, ये जितने भी मंदिर हैं ये सभी पंचायतन शैली में बने हुए हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, पंचायतन शैली के जब आपको मंदिर पता होंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऑप्शन में पंचायतन वाला तो नहीं होगा अगर इसके अलावा कोई मंदिर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी मतलब कुछ कुछ याद कर लीजिए जिससे आप एलिमिनेट कर पाएँ ऑप्शंस को। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है और ब्रह्मेश्वर भुवनेश्वर का है, लिंगराज भुवनेश्वर का है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का है, दशावतार देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों को उम्मीद करते हैं याद हो गए होंगे, नहीं याद हुए तो याद करिए। ठीक है, 2-3 बार पढ़िए अपने आप से तभी याद होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।